अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तमाम खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात और इम्कानात के बीच आज पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें सीज़न का आगाज़ हो चुका है। PSL 7 एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया भर में कोरोना की पांचवी लहर अपने पंजे गाड़ चुकी है। बायोस्क्वायर बबल में खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे, चौकों और छक्कों की बहार होगी। PSL जो मुसलसल 3 बरस तक माली खसारा बर्दाश्त करता रहा है, जिसके निकात पर सवालात हुए, जिसके लिए इब्तिदा में सरमाया था और ना ही अफरादी कुव्वत मैसर थी, आज यही PSL दुनिया भर के लिए एक ब्रांड बन चुका है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की उजारादारी, पैसे की कमी, गैर मुल्की खिलाड़ियों के दम मौजूदगी के बावजूद जहद मुसलसल, लगन और तनदही के साथ आज PSL दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स के लिए मिसाल बन चुका है। आज चंद हफ्ते कबल पाकिस्तान से खेलने से इनकार करने वाले इंग्लिश खिलाड़ी भी PSL का हिस्सा हैं। आज 2 दर्जन से जायद इंग्लिश खिलाड़ी मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेस का हिस्सा हैं। आज मेहनत की जीत हो रही है, आज पाकिस्तान की जीत हो रही है, आज पाकिस्तान कामयाब हो रहा है। आज PCB की काविशें रंग लाई हैं। ये हौसला, हिम्मत और इस्तकामत ही है कि आज पाकिस्तान के मैदानों में रोशनियां जगमगा रही हैं। PSL ने गुज़श्ता 6 बरस में कौमी क्रिकेट टीम को शानदार नाम दिए। यही वजह है कि क्रिकेट की तारीख में पहली बार आज वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर, T20 प्लेयर ऑफ द ईयर और टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड्स भी पाकिस्तान अपने नाम कर चुका है। अब जहां शहर कायद में PSL का रंगारंग मेला सजा हुआ है, वहीं कराची की सड़कों पर घमसान का रंग भी पड़ा है। कराची में रियासत भी हो रही है। दिस इज अनदर साइड ऑफ द पिक्चर। फजाओं में लिसानियत की गूंज है, ईवानों में इल्जामात की सियासत है। गुज़श्ता रोज शहर कायद में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे के असरात आज भी कराची की सड़कों पर देखे गए हैं। सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ होने वाले एहतजाज को लिसानियत का रंग देने की कोशिश की जा रही है और इस पर पाकिस्तान के तमाम तर जो सियासी कायदीन हैं वो मोर और लेस सिमिलर किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। महाजरों की गैरत को ललकारा गया है। महाजर माओ बहनों बेटियों को गैर मुकामी पुलिस ने आज जिस तरह का सलूक किया है, हमारी गैरत पर सवाल है, इस शहर की गैरत पर सवाल है। और MPA सदाकत के साथ जो कुछ इस सड़क पे किया गया है उसका हिसाब लिया जाएगा। अगर बहनों को अगवा करके ले जाया गया है, चंद घंटों में खबर नहीं आई, तो हम हर तरह के फैसले करने में आजाद होंगे। कल ये शहर यौम सियाह मना रहा है ताकि जुलाई को इस शहर के लोग पूरी दुनिया को दिखा सकें हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। आज के दिन आपको फैसला करना है, आप पाकिस्तान तोड़ने वालों के साथ हैं या पाकिस्तान बचाने वालों की कोशिश करने वालों के साथ हैं। बेटियों और मेरे नौजवानों के साथ बेईमाना तशद्दुद और जुल्म ढाया गया है। मैं सख्त तरीन अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूँ। वजीर आला हाउस व्हाइट हाउस से भी ज्यादा मुकद्दस है कि जहाँ, क्या कौमी असेंबली से भी ज्यादा मुकद्दस है कि जहाँ कोई पुरअमन मुजाहरा नहीं हो सकता, कोई पथराव नहीं था, पुरअमन एहतजाज था। और जिस तरह उस पुरअमन एहतजाज रियासती दहशत गर्दी का निशाना बनाया गया, ये स्टेट टेररिज्म है जिसका आज मुजाहरा किया गया। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान ने MKM के पुरअमन मुजाहरे पर सिंध पुलिस के तशद्दुद का नोटिस लेते हुए महकमा दाखिला, चीफ सेक्रेटरी IT सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब करी है। ताहम रिपोर्ट मिलने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कारकुन के कत्ल और पुलिस के खिलाफ आज सिंध भर में एहतजाज किया गया, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का ऐलान किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध ने खुद MKM क़यादत से राब्ता किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने MKM रहनुमा अमीनुल हक को नए बल्दियाती कानून पर बातचीत की पेशकश की है। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक वज़ीर आला सिंध और MKM रहनुमा के दरमियान इस किस्म के वाक़यात को लिसानियत का रंग ना देने के मामले पर इत्तफाक पाया गया है और दोनों जानिब से लिसानियत के हवाले से बयानात की मजम्मत की गई है। साथ ही सियासी इख्तलाफात, बातचीत और सियासी तरीके से हल पर भी इत्तफाक किया गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से कारकुन के कत्ल करते हुए MKM पर PSL को सबूताज करने का इल्जाम आयद किया जा रहा है। बयान आया था तर्जुमान का, वो ये था कि दौरान इलाज जिना हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। किसी भी सरकारी बड़े हॉस्पिटल में कोई शख्स जख्मी हालत में नहीं आया। एक MPA सदाकत हुसैन, वो भी इसलिए शायद पकड़े गए या उनको डंडा लगा, तो अब अगर वीडियो आप देखेंगे, वो अपने कुछ लोगों के साथ मिलके पुलिस वालों पर डंडे बरसा रहे थे। अगर ये डंडे मार रहे थे तो सामने से शायद पुलिस वालों ने भी मार दिए, उसमें कोई डंडा इनको सर पर लग भी गया, जिससे शायद वो थोड़े बहुत जख्मी भी हुए। पुलिस तहकीकात में भी चंद अहम इंकशाफात हुए हैं। पुलिस तहकीकात में MKM कारकुन असलम की मौत के हवाले से जो इंकशाफ हुआ है, CDR के मुताबिक मकतूल 6:50 से 7:50 तक प्रेस क्लब और कोस्ट गार्ड के आसपास थे।
झड़पें 5:30 से 6:10 तक होती रहीं, जबकि इसी दौरान वो किसी अस्पताल नहीं गए। दिल में तकलीफ के बायस 8:45 पर अस्पताल आए और 10:30 पर इंतकाल कर गए। यही नहीं हुआ बल्कि मुतवफ़ी के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान भी नहीं था। सिंध में नया बल्दियाती कानून पीपल्स पार्टी की हुकूमत बना हुआ है। शहर कायद में सिंध हुकूमत की जानिब से मुतनाज़ा बल्दियाती एक्ट के खिलाफ तमाम तरह अपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज हैं। जमात इस्लामी गुज़श्ता 28 रोज से सिंध असम्बली के सामने धरना दिए बैठी है और इम्कान है कि जल्द सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मामला तय पा जाएंगे। लेकिन इसी दौरान MQM पाकिस्तान की कोशिश है कि वो सियासी खला को पुर करे। इस हवाले से MQM के तमाम धड़ों को यकजा करने की कोशिशें भी हो रही हैं। गुज़श्ता रात को होने वाले एहतजाजी मुजाहिरे में भी इसी सिलसिले की एक कड़ी दिखाई दी है। लेकिन सवाल यह है कि कराची की सियासी जमातें बल्दियाती एक्ट के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं या सियासी हिस्सा वसूल करने की कोशिश कर रही हैं। इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने की कोशिश की जा रही है। सियासी जमातों का एहतजाज अवामी हुकूक के लिए है या फिर कोई इलेक्शन मुहिम का हिस्सा है? क्या MQM अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस आ सकती है? क्या MQM रिवाइव होने की कोशिश कर रही है? सिंध में लिसानियत को फ़रोग़ देकर क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको गेन किया जा रहा है? लिसानी नारों और एहतजाज के पीछे आखिर कौन है? PSL के दौरान एहतजाज के मकासद क्या है? इसी पर बात करने के लिए सबसे पहले MQM पाकिस्तान रहनुमा उसामा कादरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम उसामा कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। MQM के कारकुन असलम खान की हलाकत का हमें अफसोस है, लेकिन पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि तशद्दुद के बायस असलम खान की हलाकत नहीं हुई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये पीपल्स पार्टी किस बुनियाद पर ये बात कह रही है? मैं तो कहता हूँ कि इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें थोड़ी सी हया होनी चाहिए कि ये अगर ये जुमला कह रही हैं तो इनके पास क्या ऐसा एविडेंस है कि जिसके ऊपर ये बात करेंगे। एक जान जो है वो उस मुजाहिरे में मौजूद था, वो शख्स, और उसकी वहाँ पर जो है गैस शेलिंग की वजह से और उसके ऊपर लाठीचार्ज होने की वजह से वो वहाँ बेहोश हुआ। तो ये इस किस्म का ये बयान जिन ग्राउंड्स पर पीपल्स पार्टी कह रही है, वो कह रही है कि हरकतें कल बंद होने की वजह से असलम खान साहब की हलाकत हुई, उन्हें फेडरल बी एरिया हॉस्पिटल ले जाया गया, वो वहां पर मौजूद थे। अगर तशद्दुद से हलाकत हुई तो फिर जो नियरेस्ट हॉस्पिटल्स थे, NICVD था या जनाब, वहां पर क्यों नहीं शिफ्ट किया गया? देखिए, अगर इसमें एक और बच्चा था जो 2 साल का, कि जिसकी गैस की वजह से उसकी भी जो है हरकतें कल्ब जो है उसमें कमी आई थी और उसको ऑक्सीजन जो है वो दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह गुलशन मेमार का बच्चा वो जो है अब सेहतियाब हो चुका है। ऐसी खवातीन जिनका मैंने रात को विजिट किया अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में, तो ऐसी खवातीन थी कि जिनकी जो करीबुल मर्ग थी उन्हें ऑक्सीजन लगाई गई। ये असलम शहीद जो हैं, इनके लिए भी जो है पूरा इंतजाम करने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ की सूरत हाल ऐसी थी कि शेलिंग इतनी शदीद थी कि एम्बुलेंस का उस जगह आना इंतहाई नामुमकिन था। उन्हें जो है कांधों पर उठाकर और बाइक पर लेकर जो है ले जाया गया, लेकिन ये जो है जांबर ना हो सके। उनकी डेड बॉडी पर तशद्दुद के निशानात मौजूद नहीं है। नंबर 2 ये कि वो CDR डिटेल्स भी सामने ले आए कि मकतूल 6:50 से 7:50 तक प्रेस क्लब और कोस्ट गार्ड्स के आसपास थे। झड़पें जो है वो 5:30 से 6:10 के दरमियान में होती रही और इसी दौरान वो किसी अस्पताल नहीं गए और फिर दिल में तकलीफ के बायस 8:45 पर अस्पताल आए और 10:30 पर वो इंतकाल कर गए। एक शख्स वहां मौजूद था। मैं समझता हूँ कि इसमें उनको जो है अपने उस इकदाम के ऊपर सिंध पुलिस को, कि जो सिंधु देश की पुलिस है, उसको और वजीर आला को और काबीना को जो है उस पर जो है माजरत ख़वाना रवैया इख्तियार करना चाहिए था। उन्हें इस बात की तर्जुमानी के बजाय कि वो क्या था और क्या नहीं था, उसको चाहिए था कि वो जो है इस बात के वो देते कि ये गलती हुई है और गलती के उन मुहर्रिकात को तलाश करते कि उसमें जो लोग शामिल है कि जिन्होंने नियती खवातीन और लोगों के ऊपर शेलिंग की और डंडे बरसाए और लाठीचार्ज किया, तो उनके खिलाफ कोई इकदाम किया जाता है। बिल्कुल ये कंडेमनेबल है, लेकिन उसामा कादरी साहब, ये इस कत्ल की तहकीकात तो होनी चाहिए थी और सईद गनी साहब ने भी कहा कि पोस्टमार्टम होना चाहिए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये पोस्टमार्टम से पीछे क्यों रही MQM? मेरा ख्याल ये है कि पोस्टमार्टम यकीनन होना चाहिए, लेकिन अब अगर उनके घर वालों की ख्वाहिश नहीं थी कि पोस्टमार्टम किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि उसमें कोई ऐसी कबाहत अगर थी तो वो बताते, हमसे रब्ता करते, तो हम यकीनन उनके घर वालों को कन्विंस करते कि उसमें रिपोर्ट आएगी। लेकिन एज सच ऐसा किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। लेकिन अब इससे एक परसेप्शन डेवलप हो रहा है कि MQM लाश पर सियासत कर रही है।
हाँ, देखिए ये चीज जो है एमक्यूएम के ऊपर ये इल्जामात लगाए जाते रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर एमक्यूएम को लाशों पर सियासत करना होती और 2016 के बाद 22 अगस्त के बाद जो है एमक्यूएम ने अपनी हियत, अपना तरीक़ाकार और अपने वजूद का इस्तेमाल मुस्बित अंदाज में शुरू किया हुआ है। और 22 अगस्त 2016 से लेकर आज तक आप कोई भी एक ऐसा अमल बता दें कि जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हो, या कोई ऐसे इन अवामिल से वाबस्ता हो कि जो पाकिस्तान की सालमियत को खतरे से दो नहीं, चार लेकिन जिस अंदाज में और जिस लम्हे ये कुछ हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। पास ही टीमें रुकी हुई थी, आज पीएसएल की रंगारंग तकरीब भी हुई है, एक क्रिकेट मेला भी सजा हुआ है, और ऐसे में कराची की फजा में बदअमनी हो, ये तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और फिर कुछ जो मनाजिर देखने में आ रहे हैं, कमिश्नर कराची बता रहे थे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को, अमीरुल हक साहब को, वो ये कह रहे थे कि यहाँ से हट जाइए, रेड जोन है, यहाँ पर गैर मुल्की मेहमान आए हुए हैं, वो ठहरे हुए हैं, तो ये अवॉइड किया जा सकता था। ये कोई इतना अनअवॉइडेबल नहीं था, इसको अवॉइड किया जा सकता था। देखिए रेड जोन जो है, रेड जोन का मतलब क्या होता है, एक तो मेरी समझ में ही नहीं आया। क्या ये रेड जोन जो है, रेड जोन में क्या अवाम के उन नुमाइंदों को अवाम को जाने का हक हासिल नहीं है, और अपने पुरअमन एहतजाज को करने का क्या हक हासिल नहीं है, और कौन सा हम जो है वहां पर जो है मुस्तकिल बैठने गए थे, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराकर वापस आते। क्योंकि अगर ऐसा ही होता कि हमने जो है मुस्तकिल वहां धरना देना होता, तो यकीनन उसके लिए लवाजमात कुछ और होते हैं। उसमें खवातीन नहीं होती, उसमें बच्चे नहीं होते, उसमें बुजुर्ग नहीं होते। एहतजाज तो आपका प्रेस क्लब के बाहर भी रजिस्टर हो जाना था। देखिए अब एहतजाज की जगह जो है वो हुकूमत के कहने पर तो मैं डिसाइड नहीं करूंगा ना कि मुझे एहतजाज करना है, तो मैं उस जगह जाऊंगा कि जहां पर सिंध गवर्नमेंट के लोगों पर कुछ असर हो और उन्हें पता चले कि ये जो है। ना फिर इससे ये लगता है, इस स्ट्रैटेजी से कि माइलेज लेना चाहती थी एमक्यूएम, इसको कोई एक्टिविटी बनाना चाहती थी और फिर माइलेज मिलता, और वो लेने में काफी हद तक कामयाब भी रहे आप। नहीं, देखिए लाशों पर सियासत तो होनी भी नहीं चाहिए, और ये जो है पाकिस्तान की सियासत में मुख्तलिफ जमातों का वतीरा रहा है ये। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि एमक्यूएम ने अपने 22 अगस्त 2016 के बाद से लेकर आज तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि जिससे इंसानी जान को नुकसान हो या इमलाक को नुकसान हो। तो हम उसी नजरिए पर और मुस्बित सियासत की तरफ हमारा जो कदम है वो उसको जो है आवाम देख भी रही है। लेकिन ये इकदाम जो उठाया गया, मुझे इस बात का जवाब सिंध हुकूमत दे दे कि अगर कुछ लोग वहां पर आके बैठ गए थे 1000-2000 की तादाद में, तो क्या कबात थी, क्या उन्होंने वहां पर कोई छेड़छाड़ की थी, क्या उन्होंने कोई वहां पर जो है कोई ऐसा इकदाम किया था कि जो लेकिन साहब 28 रोज से जमात इस्लामी भी तो बैठी हुई है, कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं हुई, इस तरह का कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। ये एमक्यूएम की इस रैली के अंदर ही क्यों रिपोर्ट हुआ, नंबर 1। और दूसरी चीज ये है कि आप काला कानून कह रहे हैं कि बल्दियाती कानून काला कानून है, और उस पर सिंध हुकूमत तो कह रही है कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठने को तैयार है, आइए बैठिए, इस पर बात हो सकती है। देखिए एक सवाल ये किया कि जमात इस्लामी बैठी हुई है, तो देखिए जमात इस्लामी का बैठना सबको ये पता है कि कराची के स्टेक होल्डर जो है वो एमक्यूएम है, और एमक्यूएम जो है अपने मैं किसी के कहने पर ये एहतजाज नहीं कर रहा हूँ। मैं जो है अवाम के मसाइल और अवाम के हवाले से जो है मैं मैदान में निकला हुआ हूँ, तो यकीनन एमक्यूएम को जो है अप्रिशिएट पूरी कराची की आवाम कर रही है कि उन्होंने जिस मकासद के लिए जिन नुकात को उठाया था, आज उन्हीं नुकात को लेकर सिंध की तमाम सियासी जमातें उस पर एहतजाज कर रही हैं। ये एक तरीके से एमक्यूएम की कामयाबी भी है, और एमक्यूएम का बयानिया आज दूसरी जमातों के लिए सियासत करने की वजह बन गया है। तो और दूसरी चीज ये है कि जो साहब समझा जाए कि इतना मोबिलाइज किया इस इवेंट ने कि अब एमक्यूएम के जो धड़े हैं, जो तकसीम हो चुके थे, वो भी अब दोबारा से रीयूनाइट हो रहा है। देखिए एमक्यूएम में कोई धड़ेबंदी नहीं है। अगर कोई फर्द जो है अपनी जाती हैसियत में अलग ले जाकर अपनी दुकान अगर अलग खोलना चाहता है, तो उसको ये इख्तियार हासिल है। और अगर कोई जमात के चंद लोग जो है कोई सियासी जमात बनाकर सामने आते हैं, तो गुज़िश्ता 3 मेरा ख्याल 2018 का इलेक्शन और फिर उसके बाद जो है वो ज़िमनी इलेक्शन और कंटोनमेंट के इलेक्शन में आपने उन जमातों की पोजीशन देख ली कि वो कहाँ खड़ी है। तो मैं ये समझता हूँ कि एमक्यूएम में ना तो कोई धड़ेबंदी है। एमक्यूएम पाकिस्तान वो वाहिद जमात है कि जो आज भी अपने निशान के साथ
और अपने झंडे के साथ और अपने नारे के साथ खड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा काजी साहब। इस वक्त पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शैला रजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आइडली तो आज कराची में सजे क्रिकेट मेले पर बात होनी चाहिए थी। पीएसएल सीजन 7 का आगाज कराची से हुआ चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची में फैली अफरा तफरी पर मुझे बात करना पड़ रही है। लाठीचार्ज, आंसू गैस के शेल्स बरसाए गए, डंडे बरसाए गए कारकुनान के ऊपर। वाज़न्ट इट अननेसेसरी एट दिस पॉइंट इन टाइम शैला रजा साहिबा? अननेसेसरी और दूसरी चीज़ें बड़ी फ़र्क करती हैं। लाठी चार्ज किसी भी सूरत में नेसेसरी नहीं होता, और कोशिश यही होती है इंतज़ामिया की कि इंगेज किया जाए, डायलॉग किया जाए, जो कि इंतज़ामिया ने किया। इनकी जो परमिशन थी वो शाराए फैसल से प्रेस क्लब तक की थी। उस रास्ते में इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। और सिर्फ कराची में कल यही सड़क पर नहीं थे, एक रिलीजियस जमात भी सड़क पे थी। इसके अलावा पीटीआई का भी धरना था, और जब मैं सेक्रेटरेट के करीब पहुंची तो उसका भी गेट बंद था। वहाँ पे भी लोकल गवर्नमेंट के लोग एहतजाज पे थे। किसी पे कोई लाठीचार्ज की बात नहीं हुई। अब जब 4 किस्म के धरने पूरे शहर में हैं, तो 5वां हक अवाम का भी है ना कि उनके लिए कुछ सड़कें खुली हुई हैं, ताकि वो भी अपने घर में चैन से पहुंच जाएं और वो भी अपने घर वालों को अपना मुंह दिखा दें। ये जब कोई सियासी जमात सड़कों पर निकलती है अपने कारकुनान के साथ, तो इश्तियाल अंगेजी होती है, वो मुश्तिल हो जाते हैं, उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ऑब्वियसली एहतजाज करती रही है। लेकिन जो कुछ हुआ, क्या सिक्योरिटी लैप्स नहीं था? ट्रैफिक के इंतजाम बेहतर हो सकते थे? योर स्पेशल ब्रांच वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू कि वो प्रेस क्लब से सीएम हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट तो हुई है आपके पार्ट पर? देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन 1200-1400 लोग, जिसमें औरतें भी शामिल हैं, उन सबको रोकते हुए कोई 1 घंटे में तो नहीं पहुँचे ना वहाँ पे सीएम हाउस। ये वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ पे 1.5 से 2 घंटे की इत्तला है कि वहाँ बैठे रहे, तो इनसे बातचीत ही हो रही थी। और फिर इन्हीं की तरफ से पहले कुछ शुरू हुआ है। इनके सारे लीडर्स, जिसमें मोहम्मद हुसैन साहब भी थे, जिसमें वो सब भी थे, उनमें से कोई ज़ख्मी नहीं है, कोई आसपास नहीं है। सब आवाम को भड़का के पता नहीं कहाँ चले गए। और फिर ये हुआ। मैं तो कहती हूँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसकी जिम्मेदारी इन पर है कि ये पहला और आखिरी एहतजाज नहीं है। मुल्क की इज्जत का सवाल है। टीम आई हुई है, उसके 4 प्रैक्टिस मैच थे, वो नहीं खेले। आप दूसरे दिन धरना कर ले, नहीं करना चाहिए था। जैसे आपने फरमाया कि सिर्फ एक जमात नहीं बल्कि कई पॉलिटिकल पार्टीज एट द सेम टाइम सड़कों पर थी, यानी कराची के अंदर जो सड़कों की सियासत है वो फरोग पा रही है। और खासतौर पर हमने गुज़श्ता रोज़ भी देखा है कि जो MQM के मुख्तलिफ धड़े हैं, वो भी इस मामले के ऊपर कम से कम उनमें कंसेंसस है, इकट्ठे हो गए हैं। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को भी रिवाइवल का एक मौका तो दे दिया है आपने। जी, उन्हें फेस सेविंग मिल गई कि हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं, और वो रिवाइवल वो समझ रहे हैं अगर कि इसका हुआ है। तो वो तो टंडोवाला यार के मसले पे आ रहे थे। टंडोवाला यार की फैमिली ने कहा कि हमारा इस तरह से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि इसको लिसानियत का रंग दिया जाए, तो वहाँ पे वो लोकल गवर्नमेंट में बदल गई। तो सियासत का फ़रोग अच्छी बात है। अगर एक जमात रिवाइव हो गई और एक सियासी जमात बन जाए तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो अच्छी बात है, हमारी वजह से दोस्ती हुई, वरना कभी फारूक सत्तार की अम्मी आ रही हैं, कभी कोई आ रहा है। तो शैला रजा साहब, फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है कि MQM का रिवाइवल होना चाहिए, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या दीगर जमातें जो इस वक्त कराची में हैं, जिनको भारी मैंडेट मिला था, उनको साइडलाइन करने की जरूरत है? तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि MQM का रिवाइवल जरूरी है? देखिए, हम तो चाहते हैं कि PTI भी डिलीवर करे ताकि अवाम को फ़ायदा हो। हमारी तो खुशी इसमें भी है कि PTI भी डिलीवर करे, लेकिन हम किसी सियासी जमात और उसके जमहूरी हक़ के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हमने इनको नहीं टुकड़ों में तकसीम किया है, ये अपनी सियासत के 22 टुकड़ों में तकसीम हुए हैं। शैला रजा साहिबा, जमात इस्लामी गुज़श्ता 28 रोज से बैठी हुई है, कुछ नहीं हुआ। MQM निकली और उसके ऊपर लाठी चार्ज, पथराव, शेलिंग, ये सब कुछ। तो क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है कि MQM को रास्ता मिलना चाहिए?
देखिए, हमने किसी के रास्ते नहीं रोके। वो अपनी कारकर्दगी से, अपने इंटरनल पॉलिटिक्स से इधर तक पहुँचे, जैसे पीटीआई पहुँच रही है और जैसे जमाते इस्लामी इधर तक पहुँची कि जस्ट मेरे ऑफिस के सामने धरना है और वीरान पड़ा रहता है, ऐसे लोग बैठे होते हैं, 3-4 जैसे टेंट वेंट उठाने वाले लोग बैठ गए हैं, चलो भाई हमें उठाना है कब। तो हमने किसी को नहीं रोका। जमाते इस्लामी ने भी एक दिन बग़ैर इजाज़त के शाहराह फैसल पे धरना दिया था, उन पे भी लाठीचार्ज नहीं हुआ। हम इनको बार बार ये समझा रहे हैं कि आपने 1 घंटे धरना कर लिया, 2 घंटे कर लिया, अब कह रहे हैं अब हम उठेंगे ही नहीं, और फलाने आप भी आ जाओ, बीवी बच्चों को ले आओ, हमारे पास सब इंतजाम है। देखिए, कंसेंसस सब पॉलिटिकल पार्टीज का एक ही और सबकी जबान पर ये है कि बल्दियाती कानून काला कानून है। तो बल्दियाती कानून के अंदर अगर उन तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठाकर अगर उसको रिवाइज किया जा सकता है, कुछ अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत तैयार नहीं है? क्योंकि सब जमातों की जबान पर इस वक्त काला कानून है। अगर आप सिर्फ मेरे ही प्रोग्राम निकाल लें जो इस टॉपिक पर हुए हैं, तो मेरा, सईद का, नासिर का और जो हमारे यहाँ से इस टॉपिक पे बैठा हो, उसने खुली दावत दी है, वज़ीर आला ने खुली दावत दी है कि जिसको इस पे बात करनी है। पीएसपी से भी एक वफ्द बात कर रहा है, जमाते इस्लामी से भी एक वफ्द बात कर रहा है, लेकिन इनमें से न जमाते इस्लामी ने एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ द बिल कोई अमेंडमेंट पेश की थी, ना एमक्यूएम ने। फिर भी हम दावत देते हैं, और पीटीआई ने तो जो उनकी खातून लेकर आई थी अमेंडमेंट, उसको टेकअप नहीं होने दिया था। लेकिन एट द सेम टाइम आप लोग ये कहते हैं ना कि अक्सरियत का फैसला है। जमाते इस्लामी को तो ये कहकर आप साइडलाइन कर देते हैं कि उनका एक मेंबर है। जमाते इस्लामी को तो आप ये कहते हैं उनका एक मेंबर है और हमने अक्सरियत का फैसला। अगर अक्सरियत का फैसला ही प्रिवेल करेगा तो फिर तो वफाकी हुकूमत के भी अक़लियत में। देखिए, लेजिस्लेशन करना हमारा राइट है, हमने की। अगर ये समझते हैं कि उसमें कुछ चेंज है तो इन्होंने अमेंडमेंट क्यों नहीं पेश की? अब पेश कर दें। ये मैं हर दफा कहती हूँ, सईद हर दफा कहते हैं, पार्टी का मेंबर हर दफा कहता है, वजीर आला हर दफा कहते हैं, इनका कोई होमवर्क नहीं है। अगर इनका होमवर्क होता तो क्या जमाते इस्लामी सिर्फ सिंध में, पंजाब में नहीं है जहां पे तहसीलें डिसॉल्व कर दी गई वो और डिस्ट्रिक्ट हैं, और केपी में नहीं है जहां पे डिस्ट्रिक्ट डिसॉल्व कर दी और तहसीलें हैं। यहाँ पे तो सारे इख्तियारात मेयर को हैं, वहां पे एसी जो है मॉनिटरिंग करेगा और उसको एलोकेशन होगी। तो वहां पे जमाते इस्लामी नहीं है दोनों जगह। बहुत शुक्रिया। शैला रजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। कराची के अंदर सियासत हो रही है और कराची की फ़ज़ा के अंदर काफ़ी सियासी गर्मा गर्मी दिखाई दे रही है। अभी एक ब्रेक लेनी है और वफाक की सतह पर सियासत में क्या हो रहा है, क्या नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन दोबारा इलेक्शन लड़ पाएंगे, उनका फेट अब कैसे डिटरमिन होगा, वो कौन सी पिटीशन है जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने की है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक तवील इंतजार के बाद बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ताहयात नाअहली के उसूल के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून की जानिब से दायर की गई और दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ताहयात नाअहली के उसूल का इतलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट बतौर ट्रायल कोर्ट उमूर अंजाम नहीं दे सकती और अदालती फैसलों के खिलाफ अपील का हक भी नहीं मिलता जो इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। दरखास्त में कहा गया है कि अपील के हक के बगैर ताहयात नाअहली बुनियादी हुकूक और मुतल्लिका हल्के के वोटर्स की भी हक तलफी है। एहसन भून की जानिब से दायर दरखास्त में वरीक बनाया गया है। सवाल यह है कि इस दरखास्त से किसे फ़ायदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त, उनकी तवक्कुआत क्या हैं, इन्हीं सवालात के बीच आज एक और अहम डेवलपमेंट भी सामने आई है। मुल्क अदालती फैसलों में ताख़ीर, तफ्तीश के तरीक़ाकार में नकाइस के बाद हुकूमत ने फौजदारी कवानीन में तरामीम पेश कर दी हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने फौजदारी कवानीन में इस्लाहात का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आज़म के मुताबिक ये इस्लाहात आम आदमी के लिए फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए ज़रूरी है क्योंकि इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर की वजह गुर्बत है। इस हवाले से इमरान खान साहब तकरीब से खिताब कह रहे थे, वो आपके सामने रखते हैं। रियलिटी में ये है कि आज तक किसी माशरे ने तरक्की की नहीं जब तक उनका लीगल सिस्टम ठीक नहीं है। एक ताकतवर के लिए एक पाकिस्तान बन गया जिसको हम एलीट कैप्चर कहते हैं और अवाम के लिए दूसरा पाकिस्तान बन गया। इतने खौफनाक जेलों के अंदर कहानियां हैं गरीब लोगों की, सिर्फ उनकी क्राइम, उनका जुर्म, उनकी गुर्बत थी। अब फौजदारी कवानीन में तरामीम का जायजा लिया जाए तो सबसे पहले तफ्तीश के तरीकाकार पर बात की गई है।
तरमीम के मुताबिक मुल्ज़िमान के मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड में माहिर नफ्सियात शामिल होंगे। SHO के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री लाजमी होगी और जहां मुकदमात का बोझ ज्यादा होगा वहां SHO ASP रैंक। मुजव्वज़ा फौजदारी तरमीमी कवानीन के मुताबिक मफरूर मुल्ज़िमान के शनाख्ती कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे, जबकि जलसे जुलूसों में असलहा लेकर जाने की इजाजत नहीं होगी। दफा 161 के तहत होने वाले बयानात की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। प्रोसिक्यूटर तफ्तीश से मुतमईन ना हो तो मजीद या असर नौ तहकीकात का कह सकेगा। तरमीम के मुताबिक फौजदारी मुकदमात का ट्रायल 9 माह में होगा और हर माह हाई कोर्ट को पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करानी होगी। गैर संजीदा मुकदमाबाजी पर सेशन कोर्ट 10 लाख रुपए तक जुर्माना कर सकेगी और 9 माह में ट्रायल मुकम्मल ना होने पर ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट को वजाहत देने की पाबंद होगी। ट्रायल कोर्ट की वजाहत काबिल कबूल हुई तो मजीद वक्त दिया जाएगा। बिल में यह बात भी शामिल की गई है कि ट्रायल कोर्ट में गवाहान के बयानात की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। गवाह बयान के ट्रांसक्रिप्ट से इख्तलाफ करे तो रिकॉर्डिंग से इस्तेफादा किया जाएगा। गवाह अदालत ना आ पाए तो फिर उसे वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड कराने की इजाजत भी होगी, जबकि बैरून मुल्क मुकीम गवाहान भी मजाज अफसर की मौजूदगी में बयान रिकॉर्ड करा सकते हैं। गैर कानूनी पुलिस हिरासत पर 7 साल तक सजा की तजवीज़ तरामीम के मुताबिक है। फौजदारी मुकदमात में 3 दिन से ज्यादा इल्तवा नहीं दिया जा सकता। 3 दिन से ज्यादा इल्तवा देने पर ट्रायल कोर्ट को वजूहात बताना होंगी। फौजदारी कवानीन की मुजव्वज़ा तरामीम के मुताबिक खवातीन की जासूसी और पीछा करने को भी जुर्म करार देने की तजवीज़ पेश की गई है, जबकि कोयले पर चलने और किसी को पानी में फेंकने को भी जुर्म करार देने की सजा तजवीज़ है। तरामीम में यह भी लिखा है कि ऑडियो वीडियो और ईमेल्स भी काबिल कबूल शवाहिद तस्वुर होंगे। वीडियो दुरुस्त साबित हो तो बताने वाले की अदालत में पेशी की जरूरत नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से इन तरामीम को अपनी कामयाब करार दे रहे हैं और वकला से कानून पर अमल दरामद के लिए अपना किरदार अदा करने की अपील भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक कोशिश की गई है रूल ऑफ लॉ की, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करना और फिर सिविल प्रोसीजर कोड जो पहले कर चुके हैं। इसका मतलब कि हम एक रूल ऑफ लॉ की तरफ जा रहे हैं। इसका सारा मकसद ये है कि आम आदमी के लिए इंसाफ फराहम किया जाए और ताकतवर को कानून के नीचे लाया जाए। मैं अपनी जुडिशरी से, अपनी वकला कम्युनिटी से अपील करूँगा कि इसको अब इम्प्लीमेंट आपने करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इस्लाहात के इफ्तिताह के साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने फौजदारी कवानीन में तरामीम को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार के एलामिये के मुताबिक वजारत कानून और इंसाफ ने स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर फौजदारी तरामीम पेश की हैं। ऐसी फौजदारी तरामीम से मौजूदा निज़ाम मजीद बोसीदा हो जाएगा। एलामिये में मजीद कहा गया है कि वज़ीर कानून ने ऐसी फौजदारी तरामीम करके अपनी नाअहली साबित की है। वजारत कानून को स्टेक होल्डर से मुशावरत करना चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मुताबिक वजारत कानून की तरामीम महज नज़र का धोखा है। यही नहीं बल्कि पार्लिमानी कमेटी से भी मुशावरत नहीं की गई, जो काबिल मजम्मत है। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात के बाद कानून साजी का मामला एक बार खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। हुकूमत इन मुश्किलात से कैसे निकल पाएगी और ये रिजर्वेशंस के स्तर तक जायज़ है, बात करेंगे। इस वक्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हामिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हामिद खान साहब, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो रिफॉर्म्स प्रपोज की गई हैं, ऑब्वियसली जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो रिफॉर्म्स डिमांड करता है, ये नीड ऑफ द आवर है। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जिन रिजर्वेशंस का इजहार कर रही है इन रिफॉर्म्स के ऊपर, क्या वो जस्टिफाइड है? देखिए, रिजर्वेशन तो होनी चाहिए क्योंकि कुछ ऐसे इकदाम किए गए हैं जो बुनियादी हकूक के खिलाफ है। मिसाल के तौर पर जो पीरियड ऑफ रिमांड है उसको बढ़ा दिया गया है, कई गुना कर दिया गया है। उससे लोगों की जो शख्सी आज़ादी के खिलाफ कार्रवाई होती है। इसी तरह की कोई भी ऐसी इस्लाहात जिससे कि बुनियादी हकूक पर किसी किस्म की भी कदगन लगे, वो गलत है और वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं जो की गई हैं, मतलब 9 माह में ट्रायल मुकम्मल करेगा, अगर नहीं करेगा तो फिर वो जो इस हवाले से जो कोर्ट है लाहौर, फॉर एग्जांपल लाहौर हाई कोर्ट है, जो भी हाई कोर्ट है उसको जवाबदेह होगा। इसके अलावा ऑडियो वीडियो और ईमेल्स भी शवाहिद तस्वुर होंगे जो इससे पहले नहीं थे। अगर कोई एविडेंस नहीं आ सकती, कोर्ट में फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो वो बजरिया स्काइप या वीडियो कॉल भी बयान रिकॉर्ड करा सकते हैं। तो आप नहीं समझते कि ये इनकलाबी इकदाम हैं जो कम अज कम हमारे इन केसेस को स्पीड अप जरूर कर देंगे? देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए एविडेंस के लिए, तो पहले ही एविडेंस लॉ में मौजूद था कि आप रिसेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो करीन इंसाफ हो। अब ये देखना है कि इन मामलात को, इन इस्लाहात को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। जहां तक ये टाइम लिमिट देना कि इतने अरसे में केस मुकम्मल कर रहे हैं, ट्रायल मुकम्मल कर रहे हैं, इस किस्म की कोशिशें कई दफा हो चुकी हैं, कामयाब नहीं होती, क्योंकि
एविडेंस लेके आना तो स्टेट का काम है कि वो एविडेंस वक्त पे लेके आए, विटनेसेस पेश करे, अपना एविडेंस मुकम्मल करे। यहाँ तो जहाँ तक एक्यूज का ताल्लुक है वो तो उसका तो बारी बाद में आती है। और सबसे बड़ा मसला यहाँ पर आता है बुनियादी 2 स्टेप्स पर जिसकी स्टेट जिम्मेदार है, एक इन्वेस्टिगेशन और दूसरी प्रोसिक्यूशन। इन दोनों मामला पे ज्यादा डिले होती है, तो अदालत पर तो नहीं आप बर्डन डाल सकते। आप अगर आप प्रोसिक्यूट ही नहीं कर रहे प्रॉपरली, अगर आपने इन्वेस्टिगेट ही नहीं ठीक किया, तो उसमें अदालत का क्या कसूर होगा? यानी हामिद खान साहब, आप ये समझते हैं कि ये जो रिफॉर्म्स मुतारिफ की गई हैं उसमें प्रोसिक्यूशन के नकाइस दूर होते हुए आपको दिखाई नहीं दे रहे? तो अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो ये चाहते हैं कि दोनों ही इन्वेस्टिगेशन मशीनरी और प्रोसिक्यूशन मशीन दोनों इंप्रूव होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए इकदाम कुछ और करने पड़ेंगे। इसमें अदालत पर बोझ डालने से मसला नहीं हल होता। आप प्रोसिक्यूशन के में लोग ऐसे लेके आए जो कॉम्पिटेंट हो, सिफारशी ना हो, सियासी बुनियाद पर न रखे गए हो। इसी तरह से आप इन्वेस्टिगेशन को जिस हद तक चाहे उसकी मशीनरी बेहतर कर सके तो ठीक है। देखिए ना, किसी यहाँ पर 2 सवाल पैदा नहीं होते कि कोई कहे कि जी ऐसा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। सबकी ख्वाहिश ये है कि मुल्क में क्रिमिनल लॉ सिस्टम और सिविल लॉ सिस्टम भी उसके नतायज जल्दी हासिल होने चाहिए। तो अच्छी बात है। अब तो वक्त बताएगा कि इन इस्लाहात के प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड क्या फायदा या नुकसान हो रहा है, ये पता चलेगा। तो हामिद खान साहब, आप फरमाइएगा कि क्रिमिनल लॉ सिस्टम को बेहतर होना चाहिए, स्पीड अप होना चाहिए। इस हवाले से अब बात तो हर कोई करता है, लेकिन कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है इस हवाले से। अगर हुकूमत ये स्टेप उठा रही है तो आपको लगता है कि यहाँ पर तमाम तर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट बार को बिठाना चाहिए था, लॉ एंड जस्टिस कमेटी के तमाम तर मेंबर्स को ऑन बोर्ड होना चाहिए था, तो बेहतर तौर पर कुछ सिफारिशात मुरतब हो सकती थी? बिल्कुल सही कहा आपने, ये होना चाहिए, सब स्टेक होल्डर्स को लेना चाहिए था ऑन बोर्ड। और जिन लोगों ने ये इस्लाहात में ये जो कानून साजी गए किया, उनमें से देश तो फौजदारी कानून से वैसे ही पूरी तरह वाकिफ नहीं है, और उन्होंने वो इसमें जो प्रोविजंस लेके आए हैं जिससे बाजार को हमें जल्दी मामला हल होते नजर नहीं आते। देखिए हामिद खान साहब, आप सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रहे हैं और कई रोज पहले जो तासुर आप दे रहे हैं, कई रोज पहले ये खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से एक पिटीशन कोर्ट में आएगी जिसका बराह रास्त फायदा जहांगीर तरीन साहब को होगा या साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के खिलाफ उनको एक रास्ता मिल जाएगा। तो आपको लगता है कि इससे सुप्रीम कोर्ट बार की कोई साख मजरू होगी? यकीनी तौर पर मजरू होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एक कंट्रोवर्शियल अदारा बनता है। उसमें नजर ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट बार जो है किसी को फेवर कर रही है, किसी की मुखालफत कर रही है। उसका जो न्यूट्रल कैरेक्टर है, क्योंकि वो नुमाइंदा बॉडी है, उसको किसी के हक में या किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। सिर्फ असूलों पर काम जो है स्ट्रगल करनी चाहिए, और जो मैंने बताया बुनियादी असूलों के लिए। अदरवाइज किसी पोलिटिकल लीडर के लिए या किसी पोलिटिकल पार्टी के लिए उसको अपने आप को नहीं पेश करना चाहिए, बल्कि रहना चाहिए। आमिर खान साहब, हसन भून साहब से हमारी बात हुई, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो करंट प्रेसिडेंट हैं, वो ये कहते हैं कि असल में 62F1 के तहत जो ताहयात नहली है वो फंडामेंटल राइट्स के बहुत अगेंस्ट है, वो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, और हम उसको कंटेस्ट कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि प्रोविजन होनी चाहिए कि जिसके अंदर आप उसको अपील फाइल कर सके, राइट टू अपील मिलना चाहिए मुल्जिम को। तो उसको वो करें ना जिनके खिलाफ ये फैसला आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इस मामले में क्या लोकस स्टैंडाई है, इसलिए यहाँ पर जो ग्रीवेंस है ये अफराद का ग्रीवेंस है, इंडिविजुअल का ग्रीवेंस है। हाँ, उनको पूरा राइट हासिल है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं या जिस अदालत में जाना चाहें जाएं, और कोशिश करें कि आर्टिकल 62(1) एक्ट की नेचुरल से इंटरप्रिटेशन हासिल करें, लेकिन उसके लिए उन्हें खुद एक लीव पार्टी होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक लीव पार्टी नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप हामिद खान साहब। क्या इन ग्राउंड्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इसको सेट असाइड कर सकती है, इस पिटीशन को, और कह सकते हैं कि ग्रीव पार्टी को रुजू करना चाहिए रादर देन सुप्रीम कोर्ट बार? बिल्कुल कर सकती है। उसमें देखना पड़ेगा कि आया इस तरह से पिटीशन ओपन एंडेड पिटीशन एक्सेप्ट की जाएंगी, उसके बाद बहुत सारी और पिटीशन फिर हर मौजू पर आनी शुरू हो जाएंगी गैर मुतल्लका अदारों की तरफ से। ये सारी चीज को सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा।
अच्छा, लास्टली हामिद खान साहब ये फरमाइएगा कि इसमें सिर्फ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जो है वो रिक्वायर्ड है सुप्रीम कोर्ट से, या आप समझते हैं कि अगर ऐसी कोई तरमीम होनी है तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ दोनों चीजें मुमकिन है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाए तो ये वजाहत हो जाती है कि 62(1)(f जो है, इसके तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन है, नाअहली है, इसको किसी हद तक लिमिट किया जा सकता है, 5 साल या 7 साल से ज्यादा। मिसाल के तौर पर आर्ग्यूमेंट ये भी होता है कि ये खासतौर नाअहली अगर इस बात पर होती है कि किसी शख्स ने अपने इलेक्शन पेपर्स में कोई बात गलत बयानी कर दी है तो उसकी वजह से वो सादिक अमीन नहीं रहा, उसको आप जाहिल करार देते। अब सवाल ये है कि आप वो जो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होते हैं वो तो जिस ऑफिस के लिए फाइल होते हैं उसकी तो अरसा 5 साल का है, तो आप वो ज्यादा 5 साल के लिए आप उसको नाअहल करार दे सकते हैं। ये बात इंटरप्रिटेशन की है और इस इंटरप्रिटेशन में सुप्रीम कोर्ट जा सकती है कि नाअहली जो है उसका ताल्लुक होना चाहिए उस अरसे से जिस अरसे के लिए पेपर दाखिल किए जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अभी तक कानून जितना चल रहा है, जो प्रेजेंट जो स्टूडेंट्स है पाकिस्तान में, उसके मुताबिक तो कोई टाइम लिमिट है ही नहीं। सादिक और अमीन की डिक्लेरेशन अगर ना हो, उसके खिलाफ हो जाए तो फिर तो वो सारी उम्र के लिए है। बहुत शुक्रिया साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे किसका पैसा कहां से आया और कहां खर्च हुआ। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में एक नया मोड़ आ गया है। पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेश की गई उन अफराद की फहरिस्त जिन्होंने पार्टी को एहतियात फराहम किए थे कि सदाकत मशकूक हो गई है, क्योंकि इनमें से बाज ने इस्तफसार किया है कि उनकी एहतियात सियासी मकासद के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया। पीटीआई के मुताबिक फराहम करदा फहरिस्त में शामिल अफराद ने $4,60,000 पार्टी फंड्स में दिए, ताहम उनमें से 35% अफराद का दावा है कि उन्होंने पीटीआई को एहतियात नहीं दिए थे, बल्कि उनकी एहतियात शौकत खानम अस्पताल के लिए थे, जबकि सिर्फ 27% का कहना था कि उन्होंने पार्टी फंड्स के लिए एहतियात दिए हैं। क्या पीटीआई ने शौकत खानम अस्पताल की एहतियात सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए? क्या अस्पताल को एहतियात देने वाले अफराद लाइल्म थे कि उनकी एहतियात पीटीआई को मुंतकिल हुए? एहतियात शौकत खानम के लिए दिए, पार्टी फंड्स के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया? इस हवाले से दी न्यूज के सहाफी फखर दुरानी ने इंकशाफ किया है कि पीटीआई ने पार्टी के बैंक अकाउंट्स और गैर मुल्की कंपनीज की फहरिस्त के साथ 1414 एहतियात फराहम करने वालों के नाम भी जमा किए हैं, जिन्होंने 2013 में पार्टी फंड्स के लिए $4,67,320 अतिया किए। दी न्यूज ने इस हवाले से 2 हफ्ते तवील तहकीकात की हैं ताकि फहरिस्त में शामिल पार्टी को फंड्स देने वाले अफराद के बारे में मालूमात हासिल की जा सकें। इस मकसद के लिए 80 डोनर्स को सैंपल के तौर पर मुंतखब किया गया। अखबार ने 40 अफराद से राब्ता किया जिन्होंने $1,000 या इससे जायद की एहतियात दिए थे, जबकि 40 ऐसे अफराद को मुंतखब किया गया जिन्होंने $500 या जायद की एहतियात दिए थे। इन 80 एहतियात देने वालों में 29 ने सवालात के जवाब दिए। सिर्फ 8 अफराद यानी 27.5% ने दावा किया कि उन्होंने पीटीआई को सियासी मकासद के लिए एहतियात दिए थे, क्योंकि उनका मानना था कि इमरान खान तब्दीली ला सकते हैं। 10 अफराद ने यानी 34.5% ने कहा कि उन्होंने रकम शौकत खानम अस्पताल के लिए दी थी क्योंकि वो बाकायदगी से ऐसा करते रहे हैं, जबकि 7 अफराद यानी उनमें से 24% का कहना था कि उन्हें याद नहीं है, जबकि बाकी मानदा 4 अफराद यानी 13.7% ने जवाब देने से इनकार कर दिया। शौकत खानम अस्पताल के लिए एहतियात देने वालों में से बात को हैरत हुई कि उनकी एहतियात की रकूम को सियासी मकासद में क्यों इस्तेमाल किया गया, ये वो सवाल उठा रहे हैं। 2017 में पीटीआई ने अमेरिका में रुकन साजी की मुहिम शुरू की थी और अमेरिका में पार्टी वर्कर्स को मेंबरशिप कार्ड भिजवाए थे। ये रुकन साजी की मुहिम अदायगी के एवज थी। खबर के मुताबिक तहरीक-ए-इंसाफ की पार्टी फंडिंग में ऐसे अफराद भी मौजूद थे जो किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं थे, या तहरीक-ए-इंसाफ ने शौकत खानम के पैसे पार्टी फंड के लिए इस्तेमाल किए। पीटीआई कारकुनान के अलावा मशकूक फंड देने वाले अफराद कौन थे? यकीनन इस हवाले से सवालात उठेंगे। और ऐसे में जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस अब इलेक्शन कमीशन में आ चुका है, स्क्रूटनी कमेटी अपनी फाइंडिंग्स इलेक्शन कमीशन को सबमिट करा चुकी है। इस हवाले से ये स्क्रूटनी कमेटी की फाइंडिंग्स फरीकैन को दे भी दी गई हैं। अब उसमें जो तहकीकात हो रही हैं, जांच पड़ताल हो रही हैं, मजीद सवालात सर उठा रहे हैं और आने वाले दिनों में यकीनन फॉरेन फंडिंग केस जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुस्तकबिल पर एक
खतरनाक तलवार की सूरत में लटक रहा है, खतरे की घंटी बज रही है। ये जो एविडेंसेस अब साथ साथ कंपाइल हो रहे हैं, क्या ये भी उसमें मुआविन साबित होंगे और उसमें वेट ऐड करेंगे? जो पटिशनर की दरखास्त है, जो अकबर एस बाबर साहब हैं, यकीनन इस हवाले से आने वाला वक्त बड़ा क्रूशल और बड़ा अहम होगा। अभी एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। हरासानी की तहकीकात करने वाले खुद कैसे हरासा होने लगे, इस हवाले से एक अहम केस सामने आया है। इस केस का तज़किरा करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हरासानी की रोकथाम के लिए कायम इदारे को कोई आम शहरी हरासा कर सके, उसी इदारे को कोई हरास कर सके? लेकिन पाकिस्तान में सब मुमकिन है। और सिंध हाई कोर्ट में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब FIA टीम ने बयान दिया कि वकार ज़का हमें हरासा कर रहे हैं, जिस पर अदालत ने हैरानी का इजहार किया। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू डिजिटल क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक समात, FIA की वकार ज़का के खिलाफ इंक्वायरी से मुतालिक FIA ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया कि वकार ज़का के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। वकार ज़का सोशल मीडिया पर FIA के खिलाफ मुसलसल वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। वकार ज़का का FIA को भी हरासा किया जाना बाइस तशवीश है। FIA टीम के जवाब पर अदालत ने इजहार हैरत किया। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो ने रिमार्क्स दिए कि वकार ज़का FIA को कैसे हरासा कर सकते हैं। FIA हुक्काम ने बताया कि वकार ज़का का FIA, वज़ीर आज़म और स्टेट बैंक के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड करना समझ से बालातर है। वज़ीर आज़म और दीगर के इदारों के खिलाफ वकार ज़का तौहीन आमेज़ मवाद अपलोड कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार की वकील मौलवी इकबाल हैदर ने मौक़िफ़ दिया कि FIA वकार ज़का के घर पर छापे मार रही है। वकार ज़का उनके वालिद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। दरख्वास्त गुजार की वकील ने यकीन दहानी कराई कि अब वकार ज़का किसी और शख्सियत के खिलाफ सोशल मीडिया पर मवाद अपलोड नहीं करेंगे। FIA वकार ज़का और उनकी फैमिली को हरास कर रही है। अदालत ने वकार ज़का को कोई इंक्वायरी में ताउन करने की हिदायत की है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि इंक्वायरी में तलब करने के लिए पहले वकार ज़का को नोटिस जारी किए जाए। बाद अज़ां अदालत ने FIA को वकार ज़का को हरासा न करने के हुक्म इम्तनाई में तौसी करते हुए समात 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। अब ये क्रिप्टो करेंसी केस है, इसमें क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं वकार ज़का, जो इरादा रखते हैं कि ये डिजिटल करेंसी अगर पाकिस्तान में इसको इजाज़त मिल जाए, इसको गो हेड मिल जाए, इसको एक सेफ पैसेज मिल जाए, तो इसके ज़रिए से मुल्क का कर्जा भी उतर सकता है। इस हवाले से हमने 12 प्रोग्राम्स में क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट वकार ज़का को लिया। इस हवाले से जो स्टेट बैंक की कमेटी थी वो इसके मेंबर भी रहे। वफाकी हुकूमत ने जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की उसके मेंबर भी रहे। पेशावर में KP हुकूमत ने तो उन्हें क्रिप्टो माइनिंग के हवाले से गो हेड दिया कि आइए आप रिसर्च कीजिए, लेकिन उसके बाद आनन फानन मामला बिगड़ गए, बदलने लगे और एक खलीज पैदा हो गया। फिर FIA की जानिब से हाल ही में कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं, कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजेस पकड़ी गई। क्रिप्टो एक्सचेंजेस पकड़े जाने के बाद पता ये चला कि एक भारी भरकम रकम है जो हुंडी के ज़रिए से इधर से उधर हुई है, जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। उस हवाले से बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए। अब FIA इज़ वेरी मच अप अगेंस्ट वकार ज़का। क्या क्रिप्टो करेंसी कोई हकीकत है या महज अफसाना है? इस हवाले से अभी तक वफाकी हुकूमत तय नहीं कर पाई, ना स्टेट बैंक इस हवाले से तय कर पाया कि हुकूमत पाकिस्तान इसको इजाज़त देगी या इस पर बैन आयद कर दी जाएगी। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर क्या हम अपने आप को इस क्रिप्टो करेंसी, इस जदीद करेंसी से दूर रख सकते हैं? क्या हम उस धारे में हो सकते हैं? इस हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। बाकी प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए खैर। अल्लाह हाफ़िज़।